हम दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होते रहे। फिर इस शख्स ने मुझे उछाल दिया। मैं दीवार से टकराया, मेरा सर दीवार से लगा था। मेरा दिमाग झंझना कर रह गया। मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था कि वो शख्स मेरी तरफ लपका, लेकिन इस लम्हे फिजा फायर की आवाज़ और इस शख्स की चीख से गूंज उठी। मैंने नरगिस की तरफ देखा, इसके हाथ में मेरा पिस्तौल था और वो खूनख्वार नज़रों से इस शख्स की तरफ देख रही थी। गोली इस शख्स के बाएं कंधे पर लगी थी, जहाँ से खून बह निकला था। इसने दाएं हाथ से मजरूह कंधा पकड़ लिया और फिर अचानक ही इसने छलांग लगा दी। मेरा ख्याल था कि वो नरगिस पर हमलावर होगा। नरगिस ने भी गोली चला दी थी, लेकिन इस शख्स ने नरगिस पर नहीं, खिड़की की तरफ छलांग लगाई थी। नरगिस की चलाई हुई गोली सामने दीवार पर लगी। मुझे इस शख्स की फुर्ती पर हैरत हुई। जख्मी होने के बावजूद हवा में उड़ता हुआ खिड़की से बाहर जा गिरा था। नरगिस ने खिड़की की तरफ देखा और फायर कर दिया, लेकिन यह गोली भी ज़ाया गई। मैंने लपक कर नरगिस के हाथ से पिस्तौल ले लिया और इसका हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ खींचते हुए चीखा। हम हाल कमरे से निकलकर बरामदे में आ गए। आगे अंधेरा था। इतना मौका नहीं था कि मैं दोबारा कमरे में जाकर टॉर्च लाता। अंदेशा ये था कि अगर वो शख्स हमसे पहले चौकीदार के कमरे तक पहुंच जाए तो हमारी फरार का रास्ता मसदूद हो जाता और फिर हम यहाँ फंस कर रह जाती। मैं नरगिस का हाथ पकड़कर दरख्तों के बीच में इस रास्ते की तरफ भाग खड़ा हुआ। अभी हम चंद ही गज का फासला तय कर पाए थे कि फिजा फायर की आवाज़ से गूंज उठी। गोली हमारे सिरों के ऊपर से गुजर गई थी। मैं नरगिस को पकड़ते भागा था। नरगिस चीखती हुई नीचे गिरी। वो नंगे पैर थी और इसके पैर में कांटे चुभ गए थे। मैं इसे संभालना चाहता था, लेकिन एक और फायर हुआ। इस मरतबा नरगिस के मुंह से भी खौफनाक चीख निकल गई थी। मैं इसे उठाने की कोशिश करने लगा तो वो चीखी, मेरे सीने में गोली लगी है तुम। इसी वक्त एक और फायर हुआ। इस मरतबा गोली मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। मैंने आवाज़ की सिमत में फायर कर दिया। वो शख्स हमसे ज़्यादा दूर नहीं था। गोली चलाने के बाद इसे अपनी जगह से हटने का मौका नहीं मिला था। अंधेरे में चलाई हुई मेरी गोली निशाने पर लगी। फायर की आवाज़ के साथ ही शख्स की चीख भी सुनाई दी। मैंने झुककर नरगिस को कंधे पर उठा लिया और चौकीदार के कमरे की तरफ दौड़ने लगा। इस दौरान 2 फायर और हुए थे, लेकिन हम महफूज रहे। अंधेरे में भागते हुए मेरे पैर भी झाड़ियों में उलझ रहे थे। मैं ऊपर से दरख्तों की झुकी हुई कांटेदार शाखें भी मेरे चेहरे और जिस्म से टकरा रही थी और मुख्तसिर से जंगल में कई गोलियां चली थी। आवाज़ दूर तक गूंजी थी। मुझे अंदेशा था कि हमें सड़क पर रोकने की कोशिश न की जाए। चौकीदार के कमरे में आकर मैंने वो दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। चारपाई पर पड़े हुए चौकीदार की आंखों में बेपनाह वहशत उभर आई थी। मैंने इसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका और तेज़ी से बाहर आ गया। अपनी कार तक पहुंचने में मुझे चंद सेकंड से ज़्यादा नहीं लगे। जब मैं नरगिस को कार की पिछली सीट पर डाल रहा था तो इसी वक्त पीछे से आने वाली एक मिनी बस मेरे करीब से गुजरी। मिनी बस में सिर्फ 1-2 मुसाफिर बैठे हुए थे। मैं कार का पिछला दरवाज़ा बंद करके ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और इंजन स्टार्ट कर दिया। पीछे बहुत दूर से पुलिस की सायरन की आवाज़ सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा। मुबैना टाउन पुलिस स्टेशन की तरफ से आने वाली पुलिस की गाड़ी काफ़ी दूर थी। मैंने कार को एक झटके से आगे बढ़ा दिया। मुझे ब्लॉक 13D1 तक पहुंचने में चंद मिनट से ज़्यादा नहीं लगे और फिर मतलूबा बंगला भी आसानी से मिल गया। इस गली में बड़े बड़े बंगले थे। कई बंगलों के सामने गाड़ियां खड़ी थीं, लेकिन किसी किस्म की आमदरफ्त नहीं थी। इस बंगले के सामने कार रोक कर मैं नीचे उतरा और बेल बजा दी। मेरा दिल बड़ी तेज़ी से धड़क रहा था। 9 बजे के करीब जब मैंने इस पुरस्कार औरत की कॉल रिसीव की थी तो मुझे शुबा था कि मुझे किसी चक्कर में फंसाने की कोशिश तो नहीं की जा रही, लेकिन मैंने इसकी इतला को नज़रअंदाज भी नहीं किया था। इसकी इतला दुरुस्त साबित हुई थी और मैं नरगिस को भी वहाँ से निकाल लाया था। लेकिन अभी इस बंगले के सामने पहुंचकर एक बार फिर उलझन में मुब्तला हो गया था। अगर यहाँ गेट का ज़िली दरवाज़ा खुला और मेरे ख्यालात मुंतशिर हो गए तो एक अधेड़ उम्र औरत थी। इसने पहली मरतबा मेरी तरफ देखा और फिर कार की तरफ देखने लगा। मेरा नाम नाजी है और मैं गेट खोलती हूँ, गाड़ी अंदर ले आओ, इसने मेरी बात काटते हुए कहा और ज़िली दरवाज़ा बंद करके गेट खोलने लगी। मैं कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वो बंगला खासा बड़ा था। कंपाउंड बहुत वसी था। एक तरफ लॉन था और गेट से पुख्ता रविश बरामदे तक चली गई थी। बाएं तरफ एक कुशादा गुलियारा सा था जहाँ पहले से ही कार खड़ी थी। मैंने अपनी कार बरामदे के सामने रोकी और नरगिस को उठाकर अंदर ले आया। वो औरत उलझी हुई नज़रों से मुझे और नरगिस को देख रही थी। इसे गोली लगी है, मैंने कहा, और फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। वो औरत हमें एक कमरे में ले आई। मैंने नरगिस को बेड पर लिटा दिया और इसके ज़ख्म को देखने लगा। गोली नरगिस के सीने पर ऐन दरमियान में लगी थी। इसके बालाई जिस्म का बिस्तर हिस्सा बरहना था और खून में लुथड़ा हुआ था। खून ज़्यादा बह जाने की वजह से वो बेहोश हो चुकी थी। यहाँ टेलीफोन है। मैंने करीब खड़ी हुई इस औरत की तरफ देखा। वो मुझे इशारा करती हुई कमरे से बाहर निकल गई। मैं भी इसके पीछे ही आ गया। टेलीफोन लाउंज पर रखा हुआ था। मैंने रिसीवर उठाकर रंगा का नंबर मिलाया।
कॉल इसी बारी आवाज़ वाले ने रिसीव की। रंगा नहीं आवाज़ आई, इसने मेरे पूछने पर जवाब दिया। वो इलाके में गया हुआ है, यहाँ बड़ा दंगा फसाद हो रहा है। अब तक 2 आदमी मारे जा चुके हैं, बहुत लोग जख्मी हुए हैं। तुम काम बताओ, मैं इसको बोल दूंगा। मैं इसे नरगिस के बारे में बताना चाहता था, लेकिन न जाने क्या सोचकर मैंने इरादा मुलतवी कर दिया और रिसीवर रखकर करीब खड़ी हुई इस औरत की तरफ देखने लगा। मेरी एक दोस्त डॉक्टर है, मैं इसे फ़ोन करती हूँ, तुम कमरे में चलो, मैं भी आती हूँ। इसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं नरगिस वाले कमरे में आ गया। इसके ज़ख्म से काफ़ी खून बह चुका था, चेहरा जर्द हो रहा था। इसे उठाने से मेरे अपने कपड़े खून आलूद हो रहे थे। तकरीबन 5 मिनट बाद वो औरत भी कमरे में आ गई। डॉक्टर को यहाँ आने में आधा घंटा लगेगा, इसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। इस वक्त तक हम इसके लिए दुआ के सिवा कुछ नहीं कर सकती। मैंने पहली बार तवज्जो से इस औरत की तरफ देखा। इसकी उम्र 35 और 40 के दरमियान नहीं होगी। वो सेहतमंद जिस्म की मालिक हसीन औरत थी। बाल गर्दन तक कटे हुए थे, गले में सोने की चैन और कानों में गालबन हीरे के बिंदे थे। चैन में भी हीरे के जुड़ाव वाला एक लॉकेट था। इसने शलवार कमीज़ पहन रखी थी, कमीज़ ऊपर से खासी टाइट थी। इसने अब तक मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा था और ना ही ये दरियाफ्त किया था कि नरगिस को गोली कैसे लगी थी। वो कुछ देर कभी मुझे और कभी नरगिस को देखती रही और फिर कुछ कहे बगैर कमरे से चली गई। मैं पलंग के करीब एक कुर्सी पर बैठ गया और बेबसी से नरगिस की तरफ देखने लगा। चंद मिनट बाद वो औरत वापस आ गई। इसके दोनों हाथों में चाय के मग थे। इसने एक मग मेरी तरफ बढ़ा दिया। लो चाय पियो और अपने आप को संभालो, इसने कहा। मैंने इसके हाथ से मग ले लिया। वो भी एक कुर्सी पर बैठ गई। मेरे चेहरे पर कई खराशें थीं जिनमें जलन हो रही थी, लेकिन मुझे अपनी तकलीफ़ से ज़्यादा नरगिस का ख्याल था, जो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थी। वो लेडी डॉक्टर तकरीबन 1 घंटे बाद आई थी। वो अगरचे सर्जन थी, लेकिन ये केस इसके पास का नहीं था। नरगिस के सीने से गोली निकालने के लिए ऑपरेशन की ज़रूरत थी और यहाँ ऑपरेशन नहीं हो सकता था। इसे ऑपरेशन के लिए अस्पताल ले जाना पड़ेगा, इसने कहा। ये मुमकिन नहीं, मुझसे पहले वो औरत बोली। जो कुछ करना है यहीं पर करो, यहाँ इसकी ज़िंदगी की ज़मानत नहीं दी जा सकती, लेकिन बहरहाल गोली निकालने की कोशिश करती हूँ, लेडी डॉक्टर ने जवाब दिया और अपना बैग खोलने लगी। लोकल इंस्थीजिया देकर तकरीबन 1 घंटे की कोशिश से वो नरगिस के सीने में व्यवस्थित गोली निकालने में कामयाब हो गई। अगले 12 घंटे बहुत अहम हैं। वो बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए बोली। अगर ये 12 घंटे निकाल लिए तो फिर इसके लिए कोई ख़तरा नहीं होगा। खून बहुत ज़ाया हो चुका है, इसे खून देना भी बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करती हूँ अगर बंदोबस्त हो जाए तो। इसने एक सुरीन में चंद सीसी खून महफूज कर लिया और वहाँ से रुखसत हो गई। इस वक्त 2 बज चुके थे। इसकी वापसी 3:30 बजे के करीब हुई थी। इसने एक मखसूस साख्त के बैग में से खून की एक थैली निकाली, बैग फ्रिज में रख दिया और नरगिस को खून लगाने लगी। खून की थैली टांगने के लिए स्टैंड नहीं था। थैली बेड के साथ वाली खिड़की की ग्रिल से बांधी गई। डॉक्टर तकरीबन 15 मिनट तक ट्यूब में खून के बहाव का जायज़ा लेती रही, फिर अपना बैग संभालते हुए बोली, ये बोतल कम से कम 4 घंटों तक चलेगी। मैं सुबह 7 बजे आकर देखूंगी। इस दौरान ऐसी वैसी बात हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। लेडी डॉक्टर के जाने के बाद हम दोनों नरगिस वाले कमरे में आ गए और तकरीबन आधा घंटा खामोश बैठे, कभी नरगिस को और कभी एक दूसरे को देखते रहे। फिर वो औरत मुझे इशारा करते हुए उठ गई। हम दोनों कमरे में आ गए। ये शानदार बेडरूम था। शीशे के दरवाजे वाली एक अलमारी में मर्दाना कपड़े टंगे हुए थे। वो बाथरूम है, इसने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। नहा कर कपड़े बदल लो, ये कपड़े तुम्हें फिट आएंगे। खून आलूद कपड़े उतार कर बाथरूम में ही एक तरफ डाल देना और ये लोशन रखा है, चेहरे और जिस्म पर दूसरी जगह खराशों पर लगा लेना। वो कमरे से बाहर चली गई। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और अलमारी खोल कर टंगे हुए कपड़ों का जायज़ा लेने लगा। फिर मैंने शलवार कमीज़ का एक जोड़ा निकाल लिया और बाथरूम में घुस गया। आईने में जायज़ा लिया तो पता चला चेहरे और गर्दन पर कांटों से लातादाद खराशें आई थी। बाहों पर भी जगह जगह खराशें थीं जिनमें जलन महसूस हो रही थी। मैंने नहाकर खराशों पर लोशन लगाया तो ठंडक सी पड़ गई। मैंने कपड़े पहने और बाहर आ गया। वो औरत लाउंज में बैठी हुई थी। नरगिस वाले कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और नरगिस का बेड वहाँ से साफ नजर आ रहा था। मैं भी उस औरत के सामने दूसरे सोफे पर बैठ गया। इसका नाम तबिंदा था। वो बेवा थी। 3 साल पहले यूरोप के कारोबारी दौरे के दौरान एक हवाई हादसे में इसके शौहर का इंतकाल हो गया था। इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से कंज्यूमर्स आइटम दरामद किए जाते थे और यहाँ से भी ऐसी अशिया एक्सपोर्ट की जाती थी जिनमें खासा मुनाफा मिल जाता था। ये बंगला तबिंदा के शौहर ने अपनी मौत से 2 साल पहले ख़रीदा था। इसके अलावा थोड़ी बहुत और जायदाद भी थी जिससे हर महीने माकूल किराया भी मिल जाता था। तबिंदा पढ़ी लिखी औरत थी। शौहर की मौत के बाद इसने कारोबार संभाल लिया। इसका मैनेजर दयानतदार और मेहनती आदमी था।
और ताबिंदा को इस पर मुकम्मल भरोसा था। शुरू के 2 साल तो वो बाकायदगी से दफ्तर में बैठी रही, फिर इसने सारा काम मैनेजर पर छोड़ दिया। अब वो हफ्ते में एक आध बार ही दफ्तर जाती है। ताबिंदा की शादी तकरीबन 10 साल पहले हुई थी। शादी के 1 साल बाद इसने एक बच्ची को जन्म दिया था, जो चंद रोज़ बाद ही अल्लाह को प्यारी हो गई। इसके चंद महीने बाद ताबिंदा को एक हादसा पेश आ गया। कुछ अंदरूनी चोटें आई थीं, जिससे वो माँ बनने की सलाहियत से महरूम हो गई। इस तरह इसकी कोख उजड़ गई थी। ताबिंदा के पास घर के कामकाज के लिए एक मुलाजमा थी, जो 24 घंटे इसके पास रहती थी। लेकिन 2 दिन पहले वो एक हफ्ते की छुट्टी लेकर बावरपुल चली गई। रात को मुझे एक औरत ही ने टेलीफोन किया था। मैं ताबिंदा से बातों के दौरान अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता रहा कि क्या वो फ़ोन ताबिंदा ही ने किया था, लेकिन इसकी आवाज़ बहुत मुख्तलिफ थी। ताबिंदा ने अभी तक मुझसे मेरे या नरगिस के बारे में कुछ नहीं पूछा था। मैंने भी इससे कोई सवाल नहीं किया था, हालांकि मैं इसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था। अगर इसने मुझे फ़ोन नहीं किया था तो वो मुझे नहीं जानती थी, और इसने मेरा नाम सुनते ही गेट क्यों खोल दिया था, और नरगिस के लिए इतनी परेशान क्यों थी। लेडी डॉक्टर ने नरगिस को ऑपरेशन के लिए अस्पताल ले जाने को कहा था, मगर ताबिंदा ने इसकी सख्ती से मुखालफत की थी, जिसका मतलब था कि वो सूरत हाल की नज़ाकत से आगाह थी। नरगिस को अस्पताल ले जाने की सूरत में पुलिस की मुदाखलत लाजमी हो जाती। रात को मुझे तुमने फ़ोन किया था। आखिरकार मेरे दिल की बात ज़ुबान पर आ गई। नहीं, इसने नफ़ी में सर हिला दिया। मैं अब से पहले तुम्हें जानती भी नहीं थी, बल्कि अब भी नहीं जानती। तो फिर तुमने मुझे देखते ही बंगले का गेट क्यों खोल दिया? मैंने झुकती हुई नज़रों से इसकी तरफ देखा। मुझे तुम्हारा नाम बताया गया था कि तुम यहाँ आओगे, और तुम्हारे साथ नरगिस नाम की एक औरत भी होगी, ताबिंदा ने जवाब दिया। तुम्हारी आमद मेरे लिए गैर मुतवक्की नहीं थी, लेकिन ये सूरत हाल बिल्कुल गैर मुतवक्की थी, और मैंने जो कुछ भी किया है इंसानी हमदर्दी की बिना पर किया है। तुम्हारी दोस्त की ज़िंदगी बच गई तो मुझे खुशी होगी, लेकिन मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। तुम्हें भी ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार रखना चाहिए। खून ज़्यादा बह चुका है। ऑपरेशन भी इस तरह नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था। डॉक्टर सलमा ने 12 घंटे अहम करार दिए हैं। किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। नरगिस की सूरत हाल से मैं बेखबर नहीं था। इसकी हालत खासी नाजुक और तशवीशनाक थी, और मैं दिल ही दिल में इसकी सलामती के लिए दुआएं मांग रहा था। नरगिस का और मेरा बहुत पुराना साथ था। जब मैं हिंदुस्तान से वापस आया था तो मेरे ही हमदर्दों ने मुझे लूटने और कत्ल करने की कोशिश की थी, और वो नरगिस ही थी जिसने मुझे अपने गांव से बाहर मवेशियों के भाड़े में पनाह दी थी। जिसने अपने शौहर की मुखालफत की परवाह भी नहीं की थी, और ना ही इसे गाँव वालों का डर खौफ था। और फिर वो अपने शौहर और गाँव ही को छोड़कर मेरे साथ आ गई थी। वो अच्छी तरह जान चुकी थी कि मैं न सिर्फ कत्ल के एक पुराने केस में पुलिस को मतलूब हूँ, बल्कि लाहौर में कत्ल की कई और वारदातें भी मेरे नाम से मंसूब हैं। इसके अलावा भी मैं लातादाद संगीन जराइम में पुलिस को मतलूब था। मेरे पकड़े जाने की सूरत में वो भी लपेट में आ जाती, और इसकी बाकी ज़िंदगी भी जेल में ही गुजरती। रज़िया ने कहा था कि वो मेरे पास कीमती ज़ेवरात देखकर मेरे साथ चली आई थी। दौलत के लालच में इसने अपने शौहर और अपने गाँव को छोड़ दिया था। जब हम लाहौर में थे तो रज़िया गाहे बगाहे मुझे नरगिस से मुतनफ़र करने की कोशिश करती रही थी। रज़िया के ख़्याल में नरगिस दौलत की लालच में मेरे साथ आई थी, लेकिन रज़िया ने ख़ुद मेरे ज़ेवर हथियाने की कोशिश की। इसके बरक्स नरगिस ने कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे ऐसा कोई तासुर मिलता। हालांकि सब कुछ नरगिस ही की तहवील में था। करोड़ों रुपए मालियत की वो ज़ेवरात भी, और लाखों रुपए की वो नकद रकम भी, जो लाहौर में रज़िया की जायदाद फ़रोख्त करके हासिल हुई थी। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया था। इसने तो अपनी ज़िंदगी मेरे लिए वक़फ़ कर रखी थी। इसने मेरी खातिर बहुत दुख उठाए थे, बहुत मुसीबतें बर्दाश्त की थी, और अब वो मौत व हयात की कश्मकश में मुब्तला थी। सुबह 6 बजे के करीब नरगिस को होश आया। खून की काफ़ी मिकदार इसके जिस्म में मुंतकिल हो चुकी थी, लेकिन इसके चेहरे की जर्दी में कोई फ़र्क नहीं आया था। होश में आने के बाद वो हाथ पैर मारने लगी, जिससे इसकी अजियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। इसने हाथ मारकर ब्लड वाली सुई भी बाजू से निकाल दी थी। खून के कतरे कालीन पर टपक रहे थे। ताबिंदा ने ट्यूब का स्टॉल पर बंद कर दिया। नरगिस की सांस उखड़ने लगी। इसे संभालने की कोशिश कर रहा था। ताबिंदा दौड़कर लाउंज में चली गई और फ़ोन का रिसीवर उठाकर नंबर मिलाने लगी। नरगिस कभी पूरी तरह तड़पने लगती और कभी बेहिस्सो हरकत हो जाती। इसका सांस बार बार उखड़ रहा था। तकरीबन 40 मिनट बाद डॉक्टर सलमा पहुंच गई। इस वक्त नरगिस बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। डॉक्टर सलमा कितनी देर तक इसे चेक करती रही, फिर इसने ताबिंदा की तरफ देखते हुए मायूसी से सर हिला दिया। अगर रात को इसे अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो इसके बचने की उम्मीद हो सकती थी। इसने मध्यम लहजे में कहा, इसे ऑक्सीजन पर रखा जाता और इमरजेंसी की सूरत में दीगर ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता था, जबकि यहाँ ऐसी कोई सहूलत मुयस्सर नहीं थी। मुझे अफसोस है। तुम जानती हो हम इसे अस्पताल नहीं ले जा सकती।
बहरहाल अब तुम चाहो तो जा सकती हो, ताबिंदा ने कहा। डॉक्टर सलमा एक बार फिर लाश की तरफ मुतवज्जा हो गई। ज़ख्म से खून रिस रहा था। इसने इस तरह बैंडेज कर दी कि मज़ीद खून न रिस सके और फिर वो अपना बैग उठाकर रुखसत हो गई। मैं बेड के करीब कुर्सी पर बैठ गया। मुझे नरगिस की मौत का यकीन नहीं आ रहा था। मैंने खुद इसकी नब्ज़ टटोलने की कोशिश की। सीने पर हाथ रख कर देखा। गर्दन के करीब एक नस पर उंगली रखकर कुछ महसूस करने की कोशिश की, लेकिन ज़िंदगी मौत के सन्नाटे में डूब चुकी थी। मैं कुर्सी पर बैठा नरगिस को देखता रहा। ताबिंदा ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। वो चंद मिनट मेरे पास खड़ी रही, फिर इसने चादर नरगिस पर डाल दी और मुझे उठाकर कमरे से बाहर ले आई। मुझे इसने लाउंज में एक सोफ़े पर बिठा दिया और ख़ुद टेलीफोन पर किसी से बातें करने लगी। वो अगरचे मुझसे सिर्फ 10-12 फीट के फासले पर थी, लेकिन इस कदर धीमी आवाज़ में बात कर रही थी कि इसकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच रही थी। वो 15-20 मिनट तक फ़ोन पर बात करती रही, फिर रिसीवर रखकर मेरी तरफ देखा और किचन में चली गई। कुछ देर बाद वो चाय बना कर ले आई। इसने एक कप मेरे सामने सेंटर टेबल पर रख दिया और दूसरा खुद लेकर सामने वाले सोफ़े पर बैठ गई। मैंने नज़रें उठाकर इसकी तरफ देखा। वो भी मेरे साथ पूरी रात जागी थी और इसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। हम दोनों काफ़ी देर खामोशी से चाय की चुस्कियाँ लेते रहे। फिर ताबिंदा मुझसे इजहार हमदर्दी करने लगी और फिर इसने एक चौंका देने वाला सवाल किया, नरगिस कौन थी और तुम्हारे साथ कब से थी? मैं चलने में इसकी तरफ देखता रहा और फिर इसे बताने लगा कि नरगिस कौन थी। वो खामोशी से सुनती रही, बीच बीच में कोई सवाल भी कर दी थी तो मैं इसका जवाब दे देता। बातों में मुझे रंगा का ख्याल आ गया। मैंने दीवार गिर घड़ी की तरफ देखा, 9 बज रहे थे। मैं अपनी जगह से उठकर टेलीफोन के करीब बैठ गया और रिसीवर उठाकर रंगा का नंबर मिलाने लगा। कॉल इसी भारी आवाज़ वाले ने रिसीव की थी। रंगा यहाँ नहीं है बाजा, इसने मेरी आवाज़ सुनकर कहा। वो आज सुबह सवेरे एक ज़रूरी काम से हुब चला गया है। हुब मैंने हैरत से ये नाम दोहराया। यहाँ मुसीबत में गिरफ्तार था। नरगिस ख़त्म हो गई थी और रंगा किसी ज़रूरी काम से हुब चला गया था। अच्छा टैडी या हुजूरी से बात कराओ। हुजूरी भी रंगा दादा के साथ गया है और टैडी का कुछ पता नहीं, वो कल रात से ही छुपता फिर रहा है, इसने जवाब दिया। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, मैंने कहा। मैं कल शाम से फ़ोन कर रहा हूँ। रंगा मुझसे बात क्यों नहीं करता? आखिर ऐसा क्या मसला है? कल सारा रात इधर फड्डा हुआ है बाजा, इसने जवाब दिया। रंगा दादा का ग्रोह में फूट पड़ गया है। वो लोग सारा रात एक दूसरे पर गोलियां चलाते रहे हैं ना। टैडी ने रंगा से बगावत कर दिया है। वो लोग एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया है। ये इतला मेरे लिए बहुत ही हैरत अंगेज़ थी। गुज़श्ता रात सिर्फ एक मरतबा रंगा से बात हुई थी। इसने ये तो बताया था कि इलाके में लफड़ा हो गया है, लेकिन बगावत वाली बात इसने नहीं बताई थी। और टैडी तो इसके बचपन का दोस्त था। रंगा ने खुद बताया था कि हुजूरी और टैडी ने बचपन से अब तक कदम कदम इसका साथ दिया है, इसलिए बड़ी तकलीफ़ें उठाई थी। लेकिन अब यकायक इनमें इस तरह फूट पड़ गई थी कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। मेरे लिए इंतहाई हैरत अंगेज़ बात थी। इस शख्स के कहने के मुताबिक रंगा एक ज़रूरी काम से हुब चला गया था। हुब कराची के साहिली हुदूद से मिला हुआ था। बलूचिस्तान का एक कस्बा था। वहाँ भी रंगा के कबीले के लोग आबाद थे और मैं सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि टैडी का पलड़ा भारी हो गया हो और रंगा अपनी जान बचाने के लिए हुब की तरफ भाग गया हो। मुझे इन ज़ेवरात की फ़िक्र भी हो रही थी। करोड़ों रुपए मालियत के ज़ेवरात थे। मुझे अपनी कश्ती डूबती हुई नजर आने लगी। वो शख्स अभी लाइन पर था। मैंने झिझकते हुए कहा, तो फिर ऐसा करो, हरीरी से मेरी बात करा दो, मेरे लिए भी बहुत इमरजेंसी है। हरीरी का नाम आइंदा ज़ुबान पर मत लाना बाजा, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही लाइन कट गई। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।